गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं गमन एवं संचलन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पेशी की संरचना के बारे में पढ़ा। आज हम देखते हैं संकुचनशील प्रोटीन की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ कंट्रक्टाइल प्रोटीन्स, मतलब जो संकुचित होते हैं प्रोटीन, उनकी संरचना किस प्रकार होती है। प्रत्येक एक्टिन जो है, हमने पढ़ा था ना, पेशियों में दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन। तो ये जो एक्टिन प्रोटीन होता है, ये पतले तंतु, एक्टिन प्रोटीन के पतले तंतु एक दूसरे के सर्पिल रूप में कुंडलित दो एफ तंतु में एक्टिनों का बना होता है, और प्रत्येक एफ जो है वो एक्टिन जी गोलाकार एक्टिन इकाइयों का बहुलक होता है। एक दूसरा प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन के दो तंतु एफ एक्टिन के निकट पूरी लंबाई में जाते हैं, और एक जटिल ट्रोपोनिन प्रोटीन अणु ट्रोपोमाइसिन पर नियत अंतराल पर पाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में शो हो रहा है, ऊपर जो है एक्टिन प्रोटीन है, और इसमें दो जो है वो प्रोटीन है ना, एकल का बना हुआ है, और एक दूसरा ट्रोपोमाइसिन का जो तंतु है, दो ट्रोपोमाइसिन के तंतु हैं, और एक जो है वो आपका एक्टिन प्रोटीन का है। ये दोनों एक दूसरे के लिपटे हुए हैं। विश्राम की अवस्था में ट्रोपोनिन की एक उप इकाई जो है वो एक्टिन तंतु के मायोसिन के बंध बनाने वाले सक्रिय स्थान को ढक कर रखते हैं। दूसरा यहाँ पर दिख रहा है एकल मायोसिन प्रोटीन दिख रहा है, ये जो है वो मायोसिन प्रोटीन दिख रहा है। आणविक स्तर पर मायोसिन तंतु 500 धागेनुमा मायोसिन अणुओं से बना हुआ होता है, और प्रत्येक मायोसिन जो है मोटे तंतु भी एक बहुलक प्रोटीन होता है। कई एकलकी प्रोटीन, जिसको कि मेरोमायोसिन कहते हैं, मिलकर एक मोटा तंतु बनाते हैं, और प्रत्येक मायोसिन के दो मुख्य भाग होते हैं। ये देखिए, ये सर वाला भाग और ये पूंछ वाला भाग। तो सिर को भारी मेरोमायोसिन कहा जाता है, एक छोटी भुजा सहित सिर गोलाकार होता है, और पूंछ को हल्का मेरोमायोसिन कहा जाता है। मेरोमायोसिन अर्थात सिर और छोटी भुजा पर नियत दूरी पर आपस में एक दूसरे में एक नियत कोण पर एक तंतु पर बाहर की तरफ उभरे रहते हैं, जिसको कि क्रॉस भुजा कहा जाता है। यहाँ पर दिख रहा है ना, यहाँ पर एक दूसरे से लिपटे हुए और एक दूसरे से क्रॉस के रूप में है। गोलाकार सिर एक सक्रिय एटीपीज एंजाइम है, जिसमें एटीपी के बंधन स्थान तथा एक्टिन के लिए ये सक्रिय स्थान होता है। अब हम देखते हैं पेशी संकुचन की क्रियाविधि किस प्रकार होती है। सन 1954 में H.E. हक्सले और A.F. हक्सले, इन्होंने पेशी संकुचन की क्रियाविधि को समझाने के लिए एक सिद्धांत दिया था, जिसको कि फिसलन तंतु सिद्धांत कहा जाता है। यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को ये डायग्राम जो है वो फॉलो कर रहा है। ये एक जो है एक्टिन तंतु के ऊपर मायोसिन तंतु जो है वो फिसल रहा है, और है ना, इस प्रकार ये एक्टिन तंतु, इस पर मायोसिन तंतु, इस प्रकार ये जो है वो फिसलता है, और पेशी जो है वो संकुचित हो रही है, फिर जो है वो ये शिथिल हो रही है। ठीक है। तो इस सिद्धांत के अनुसार संकुचन के समय पतले तंतु एक्टिन तंतु जो है वो मोटे तंतु यानी मायोसिन तंतु पर सरकते हैं, जिससे कि सार्कोमियर की लंबाई कम हो जाती है। मायोसिन तंतु के सिरे अपने सामने स्थित एक्टिन तंतु के साथ हुक के समान अनुप्रस्थ सेतु के द्वारा जुड़ जाते हैं, और इन सेतुओं के संरूपण में परिवर्तन होता है। सीधी उंगली को मोड़ने के समान ये संरूपण हो रहा है, डायग्राम में दिख रहा है, जो एक्टिन तंतु को सार्कोमियर के केंद्रीय भाग की ओर खींचते हैं। इस कारण जेड रेखाएं एक दूसरे के समीप आ जाती है, और ए पट्टी की लंबाई जो है वो यथावत रहती है, लेकिन आई पट्टी और एच क्षेत्र की लंबाई कम हो जाती है, और इस प्रकार पेशी जो है वो संकुचित हो जाता है। अगले चरण में मायोसिन का जो सर है वो एक्टिन तंतु से पृथक होकर, यहाँ पर दिख रहा है, एक्टिन तंतु से ये पृथक होकर पुनः एक्टिन तंतु के सामने अगले बिंदु पर जुड़ जाता है और तंतु को खींचता है। ये क्रम कई बार दोहराया जाता है, और संकुचन क्रिया जारी रहती है। संकुचन पर एक्टिन तंतु ए पट्टी से बाहर सरक कर पूर्व अवस्था में आ जाते हैं,
संकुचन के समय तंतुओं की लंबाई में कोई अंतर नहीं आता, केवल तंतु मोटे के सापेक्ष सरकते रहते हैं। पेशी संकुचन एवं शिथिलन की क्रिया 4 चरणों में संपन्न होती है। सबसे पहले होता है उत्तेजना, एक्साइटेशन। तंत्रिका आवेग के कारण तंत्रिका पेशी संधि जो होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर, जो तंत्रिका का एक्सॉन वाला हिस्सा है उसके सिरे के द्वारा एक तंत्रिका प्रेषी रसायन न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलाइन मुक्त होता है और ये रसायन पेशी प्लाज्मा झिल्ली के सोडियम आयन के प्रति पारगम्यता को बढ़ा देता है। इस कारण सोडियम आयन पेशी के कोशिका में प्रवेश कर जाता है, जिससे प्लाज्मा झिल्ली की आंतरिक सतह पर धनात्मक विभव उत्पन्न हो जाता है। सामान्य अवस्था में पेशी प्लाज्मा झिल्ली की भीतरी सतह पर ऋणात्मक विभव हो जाता है और ये धनात्मक विभव पूरी पेशी प्लाज्मा झिल्ली पर संचरित होकर सक्रिय विभव उत्पन्न कर देता है, जिसे पेशी कोशिका की उत्तेजना अवस्था कहा जाता है। दूसरी अवस्था होती है उत्तेजन संकुचन युग्म, एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग। इस चरण में सक्रिय विभव पेशी कोशिका में संकुचन प्रेरित कर देता है और ये विभव पेशी प्रद्रव्य में तेजी से फैल जाता है और कैल्शियम आयन मुक्त होकर ट्रोपोनिन सी से जुड़ जाते हैं और ट्रोपोनिन के अणु जो है वो संरूपण में परिवर्तित हो जाते हैं और इन परिवर्तन के कारण ही एक्टिन के सक्रिय स्थान पर उपस्थित जो ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन होता है दोनों वहां से पृथक हो जाते हैं। मुक्त सक्रिय स्थल पर तुरंत मायोसिन तंतु के अनुप्रस्थ सेतु इससे जुड़ जाते हैं और संकुचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। नेक्स्ट आता है संकुचन कॉन्ट्रैक्शन। एक्टिन तंतु के सक्रिय स्थल से जुड़ने से पूर्व सेतु का जो सिरा होता है वो एटीपी से जुड़ जाता है और मायोसिन के सिरे के एटीपीज एंजाइम के द्वारा एटीपी, एडीपी और पीआई में टूट जाते हैं, लेकिन मायोसिन के सिरे पर ही लगे रहते हैं। इसके बाद मायोसिन का सिर एक्टिन तंतु के सक्रिय स्थान से जुड़ जाता है। इस बंधन के कारण मायोसिन के सिर में संरूपण परिवर्तन हो जाता है और इसमें झुकाव उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण एक्टिन तंतु सार्कोमियर के केंद्र की ओर खींचा जाता है। इस कार्य के लिए ऊर्जा की प्राप्ति एटीपी के टूटने से होता है और सिर के झुकाव के कारण इससे जुड़ा हुआ एडीपी और पीआई भी मुक्त हो जाता है फास्फेट। इसके मुक्त होते ही नया एटीपी अणु सिर से जुड़ जाता है। एटीपी के जुड़ते ही सिर एक्टिन से पृथक हो जाता है और फिर से एटीपी का वितरण हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में दिखा रहे हैं। पुनः एटीपी का वितरण होता है, मायोसिन सिर नए सक्रिय स्थान से जुड़ता है और पुनः यही क्रिया दोहराई जाती है, जिससे एक्टिन तंतु खिसकते हैं और संकुचन हो जाता है। इसके बाद होता है शिथिलन। पेशी उत्तेजन समाप्त होते ही कैल्शियम आयन पेशी परद्रवी जालिका में चले जाते हैं, जिससे ट्रोपोनिन सी कैल्शियम आयन से मुक्त हो जाता है और एक्टिन तंतु के सक्रिय स्थल अवरुद्ध हो जाते हैं। पेशी तंतु अपनी सामान्य स्थिति में आ जाते हैं और पेशी जो है वो शिथिल हो जाता है। तो इस प्रकार पेशियों का संकुचन और शिथिलन होता है। इसके लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है? संकुचन के लिए ऊर्जा का स्रोत पेशी संकुचन के लिए ऊर्जा एटीपी के द्वारा मिलता है और संकुचन के समय जो उत्पन्न होता है एडीपी का पुनः एटीपी में परिवर्तन, यानी एटीपी का जो एक फास्फेट बॉन्ड है वो टूटता है और उस बॉन्ड में जो ऊर्जा होती है वो इस कार्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है और एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। इसको पुनः एटीपी में परिवर्तित करने के लिए क्रिएटिन फास्फेट के द्वारा ये जो है तुरंत इसका आपूर्ति हो जाती है। पेशी में एटीपी का निर्माण संचित ग्लाइकोजन प्राप्त होने वाले ग्लूकोज और वसी अम्ल के ऑक्सीकरण के द्वारा हो जाता है। लाल पेशियों में मायोग्लोबिन ऑक्सीजन का भंडारण कर सकती है, जो एटीपी निर्माण में काम आती है। अनाक्सीय अवस्था में अधिक समय तक संकुचन के कारण पेशी में लैक्टिक अम्ल का संचय होने लगता है, जिसके कारण पेशियों में दर्द होता है अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए,
है ना। तो एटीपी का आपूर्ति नहीं हो पाती प्रॉपर, जिससे कि लैक्टिक अम्ल बनने लगता है भोजन का और पेशियों में दर्द होता है। अगर ऑक्सीजन की आपूर्ति फिर से हो जाती है तो लैक्टिक अम्ल फिर पायरुविक अम्ल में कन्वर्ट होकर एटीपी ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में प्रदान करती है, जिससे पेशियों का दर्द समाप्त हो जाता है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट डे हम कंकाल तंत्र के बारे में जानेंगे।